students, I welcome you all in the new session of Haryana EduSet telecast. Myself Archana Arora, PGT Chemistry from GHS Rai, Sonipat, Haryana. Dear students, today we will discuss the chapter number 2 of Acids, Bases and Salts, अम्ल, क्षार एवं लवण from class 10th. प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण में से लास्ट ईयर तक क्वेश्चन का पैटर्न जो है थोड़ा डिफरेंट था, बट इस साल जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें एक आएगा आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर का होगा और 3 और 1 मिलकर के आपका चैप्टर ये बनता है 4 नंबर का। तो इस तरह से हमें 4 नंबर के लिए इस चैप्टर की तैयारी करनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पिछले बोर्ड एग्जाम से आए हुए और इस साल जो आने के चांसेस बन सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने की इस वीडियो के माध्यम से ट्राई करूंगी। 1 मार्क क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर्स जो 2019, 2018 और 2017 के चारों सेट्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसके बाद मैं बात करते हैं पहला क्वेश्चन। आपके पास 3 विलयन ABC हैं जिनका pH का मान क्रमशः 4, 7, 10 है। उपरोक्त में से कौन सा विलयन अम्लीय होगा? देखिए बच्चों, इसमें आपको A जिसका pH मान 4 बता रखा है, B जिसका pH मान 7 बता रखा है और 10 जिसका C का बता रखा है। तो इसमें से अम्लीय कौन सा होगा? बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि अम्ल जो है जिनका pH मान 7 से कम होता है, तो इसमें pH मान किसका कम है? A का कम है, जो कि 4 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर अम्लीय विलयन कौन सा होगा? A जिसका pH मान 4 होगा। इसी तरह से सेट B में एक क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें क्षारीय पूछा गया है। तो ABC का pH मान दे रखा है, तो क्षारीय कौन सा होगा? 7 से ज़्यादा वाले क्षारीय होते हैं, इसीलिए इसमें C जो है वो क्षारीय होगा जिसका pH मान 9 है। नेक्स्ट सेट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपसे विलयन जो उदासीन होगा वो पूछा गया है। तो उदासीन जो है वो हमेशा कौन से होते हैं? जिनका pH मान 7 होता है। तो इसमें B जो विलयन है उसका pH मान 7 है, इसीलिए वो उदासीन होगा। तो इस तरह से आपके सामने आंसर भी आ रहे हैं। इसके बाद सेट डी की बात करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, ABC 3 विलयन ABC हैं और जिनका pH मान 3, 7 और 9 है। इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय होगा? तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे कौन सा विलयन अम्लीय होगा? हाँ जी बच्चों, जिसका pH मान 7 से कम होता है वही अम्लीय होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर A जो विलयन है जिसका pH मान 3 होगा वो अम्लीय होगा। इस तरह से 2019 के 1 मार्क क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब 2018 की तरफ बढ़ते हैं। 2018 के सेट ए में क्वेश्चन आया अपच का उपचार, जो हमारा इंडाइजेशन हो जाता है बॉडी के अंदर HCl के ज़्यादा बनने की वजह से, उसमें कौन सी औषधि ऐसी होती है जिसको उपचार करने के से ठीक हो जाता है अपच? तो वो कौन से होते हैं? एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं, एनाल्जेसिक्स बिल्कुल नहीं, एंटीसेप्टिक्स बिल्कुल नहीं। इन सब का यूजेस आपको पता ही होंगे। हाँ, तो बच्चों आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एंटासिड। एंटासिड ही वही औषधि होती है जो कि एसिडिटी को रिमूव करने का या एसिडिटी का उपचार करने का एक बहुत बढ़िया मेथड है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। NaHCO3 इसका नाम क्या होता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। इसका प्रचलित नाम क्या है बच्चों? सोडियम। देखिए इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है सोडियम, देन हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और CO3 के लिए हम यूज करते हैं कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम तो हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसको प्यारे बच्चों हम बोलते हैं, बिल्कुल सही पहचाना आपने, बेकिंग सोडा। तो इसका आंसर होगा बेकिंग सोडा। जिप्सम कुछ और होता है, विरंजक चूर्ण जो कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए कौन सा यौगिक यूज होता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही पहचाना आपने, धवन सोडा के यूजेस में पढ़ा होगा। और धवन सोडा किसे कहते हैं हम?
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O, उसको कहते हैं हम सोडियम धवन सोडा, धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा। तो इसका आंसर डी होगा। इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों, हम उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल इक्वेशन, जो कि उसकी फॉर्मेशन की केमिकल इक्वेशन पढ़ी होगी, समीकरण। तो उसमें आपने देखा होगा कि Cl2 के साथ क्या रिएक्ट करता है, जिप्सम रिएक्ट करने से तो ब्लीचिंग पाउडर नहीं बनता, चूना पत्थर को भी रिएक्ट करने से ब्लीचिंग पाउडर नहीं बनता, और सिर्फ बिना बुझा हुआ चूना को भी करने से नहीं बनता। जी हाँ प्यारे बच्चों, CaOH होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना को रिएक्ट करने से Cl2 के साथ अभिक्रिया करने से क्या बनता है, हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, इसका आंसर बी होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विलयन के pH का मान 9 है, तो ये विलयन क्या होगा, pH क्या है बेटे, इसकी pH है बच्चे इसकी 7 से ज़्यादा है, और 7 से ज़्यादा वाले क्या होते हैं, बिल्कुल सही, क्षारीय होते हैं। अच्छा, क्षारीय तो होते हैं, पर जैसे जैसे हम 7 से बढ़ते चले जाते हैं, क्षारीय की प्रकृति जो है वो बढ़ती चली जाती है। मतलब 7 के पास वाले दुर्बल होते हैं, पर जैसे जैसे हम 14 की तरफ पहुंचते हैं, 7 से 14 वाले 7 से ज़्यादा और 14 से कम 14 तक वाले आपके क्षारीय होते हैं। तो जितना ज़्यादा pH मान होगा उतना ही क्षारीय प्रकृति उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो 9 वाला किस में आएगा, आपका दुर्बल क्षारीय प्रकृति में आएगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, दुर्बल क्षारीय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। आप लोग चाउमीन खाते हैं, आप लोग अचार, जेलीज, जैम्स, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो उसमें क्या चीज़ यूज़ होती है, सिरका यूज़ होता है, और सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल यूज़ होता है प्यारे बच्चों। इसका आंसर सिरका होगा। इसके बाद सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5th-6th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि सिट्रिक अम्ल हमारी ज़्यादातर खट्टी चीज़ों में होता है, और खट्टी चीज़ों में खास तौर से किस में होता है, नींबू में होता है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर नींबू होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, टार्टरिक अम्ल। आपने इस चैप्टर की शुरुआत में ही अम्ल वाले पार्ट में आपने पढ़ लिया होगा कि टार्टरिक अम्ल किस में होता है प्यारे बच्चों, किस सही पहचाना आपने, इमली में होता है प्यारे बच्चों। इसके बाद अब हम कुछ और, ये क्वेश्चंस तो थे अब तक के जो कि बोर्ड के पेपरों में आए हुए हैं 2017 और 2018 और 2019 में। अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देना चाहूँगी जो कि 2021 के इस बार के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अभी अभी हमने बात करी, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम, दांतों के एनिमल में कौन सा पदार्थ होता है। प्यारे बच्चों, दांतों में हमारा मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस दांतों की मजबूती में काम करता है, तो इसीलिए इसमें कौन सा पदार्थ का पाया जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। इसके बाद बात करते हैं हम, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान क्या होगा। नीले लिटमस को लाल कौन करते हैं प्यारे बच्चों, हमेशा अम्ल करते हैं। तो अम्ल का pH क्या होता है हमारा, 7 से कम होता है। इनमें से हम देख लेते हैं 7 से कम वाला pH मान किसका है, सिर्फ 4 वाला है, B का है। तो इसका pH मान, इसका आंसर क्या होगा, B होगा, 4। इसके बाद बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। ये चीज़ तो आप चैप्टर 1 के वीडियो में भी देख चुके हो, और चैप्टर 2 में भी आप बार बार पढ़ रहे हैं। बुझा हुआ चूना हम किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। परिसर का मतलब होता है रेंज। हमारे शरीर की जो pH है वो नॉर्मल बॉडी जो है बहुत अच्छे से कार्य करने के लिए हमें कितने pH की नीड होती है, कितनी रेंज में हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 7 से 7.8 प्यारे बच्चों। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आप तैयार रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इस बार के एग्जाम के लिए। लिटमस विलयन ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, तब ये किस रंग का होता है बेटे।
जो अम्लीय होता है वो देखिए रेड के लिए, रेड और ब्लू आपने ज़्यादातर लिटमस सॉल्यूशन पढ़े हैं, पर अगर रेड और ब्लू ना हो तो नॉर्मल लिटमस विलियन जो है वो जनरली किस कलर का होता है, वो होता है लाल, और नीला ना हो तो वो किस तरह का होता है, वो बैंगनी होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद सोडा अम्ल का जो अग्निशामक होता है, सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, उसमें ज़्यादातर उपयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, क्योंकि जब ये बर्न करते हैं तो जब ये हीट होता है तो ये क्या निकालता है, CO2 रिलीज करता है प्यारे बच्चों। इसीलिए, और जो CO2 है वो अग्निशामक का काम करती है, वो आग को बुझाने का काम करती है। इसीलिए इसमें जो पदार्थ यूज होगा वो कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा होता है। आपको पता है जब वह रक्त बहता है कि चोट लग जाती है, कई बार हम लोग कभी जेंट्स शेव कर रहे होते हैं या हम वो बार्बर की शॉप पर जाकर के शेव करवाते हैं तो कट लग जाते हैं। अब वो कट लग जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जो बार्बर है वो कहाँ क्या यूज़ करता है, वो एक ट्रांसपेरेंट सा एक पत्थर सा यूज़ करता है। वो पत्थर क्या होता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, वो एक फिटकरी होती है जो कि बहुत उपयोगी होती है बहते हुए रक्त का थक्का जमाने के लिए। विरंजक के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है प्यारे बच्चों, विरंजक चूर्ण जो होता है उसका दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस चीज का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ऐसी कौन सी नेचुरल चीज है जहाँ से ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है, वो है हमारा टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके बाद लैक्टिक एसिड कौन सी चीज में प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों, लैक्टिक एसिड यूज होता है हमारा दही में यूज होता है लैक्टिक एसिड। उसके अलावा हमारी बात करते हैं हम, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। उसको हम कहते हैं शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। इसके बाद बात करेंगे हम, चींटी के डंक में और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में और नेटल के डंक में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है ये, उसमें पाया जाता है मेथेनिक अम्ल। ये एक ऑर्गेनिक या कह सकते हैं आप कार्बनिक अम्ल होता है जो कि एसिटिक अम्ल से पहले आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की सीरीज में। मेथेनोइक अम्ल, इसका दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल भी होता है। और जब भी हम कहते हैं ना चींटी के डंक में जो एकदम से एक जलन सी होती है, वो मेथेनोइक अम्ल की वजह से होती है। इसके बाद बात करते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन मतलब शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का पीएच मान अभी अभी हमने डिस्कस किया, वो क्या होगा, 7 होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ सा फॉर्मूला है पर इजी है, आप थोड़ा सा इजीली याद कर लीजिए। इसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ, हाफ के लिए यूज करते हैं हेमीहाइड्रेट, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बना CaSO4.12H2O। तो प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला ये होगा। तो ऐसे आप सूत्र याद कर लीजिए। कुछ अगर रासायनिक नाम और सूत्र इसमें ना यूज हो पाए तो इस तरह के आपने सारे ही रासायनिक नाम और सूत्र तैयार तो करने ही हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों 2 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर तक जो क्वेश्चन आता था सब्जेक्टिव वो 2 मार्क वाला आता था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता था। बट इस साल हमारे यहाँ आएंगे 3 मार्क क्वेश्चन। तो 2 मार्क क्वेश्चन जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस बार हम उसी तरह उन्हीं क्वेश्चंस को 2+1 करके भी आ सकता है पेपर में। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को तो हमने तैयार करना ही है। मैं आपको सिर्फ इनके क्वेश्चंस बताऊंगी और इनके आंसर देने का पैटर्न बताऊंगी। आंसर्स आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस या किसी भी और वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब्स के थ्रू आप लोग चेक कर सकते हैं। चैप्टर के अंदर आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। आप लोग अभी सिर्फ ये देखिए कि आंसर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, जिससे कि आप
कंप्लीट मार्क्स, फुल मार्क्स गेन कर सके। तो पहला क्वेश्चन जो कि 2019 में आया, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, इसकी निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने 1 नंबर में रासायनिक सूत्र दे देना है इसका बेकिंग सोडा का, जैसे कि NaHCO3, और इसकी रासायनिक विधि के लिए जो रासायनिक समीकरण होता है वो 1 नंबर में दे देंगे। अगर आप दोनों चीज़ें तरीके से अलग अलग करके लिख देते हैं, दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, तो आपका 1 और 1 2 नंबर पूरे इस क्वेश्चन में बड़े अच्छे से बन जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट सेट में आया, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उसकी भी सेम समीकरण। तो वही पैटर्न फॉलो करिए, 1 नंबर में सूत्र और दूसरे नंबर में समीकरण, दोनों आंसर आप प्रॉपरली देंगे, आपके 2 नंबर पूरे। सेम सेट सी में धोने के सोडा के लिए पूछा गया, सेम पैटर्न आप फॉलो करेंगे। इसके बाद सेट डी में पूछा गया क्लोर क्षार प्रक्रिया, जिसमें NaCl NaOH यूज होता है और NaOH बनाने का तरीका, तो वही प्रक्रिया यूज करेंगे और उस प्रक्रिया को दे देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कैसे वो बनता है और उसका समीकरण दे देंगे अगले उसमें। तो आपका 1 और 1 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। इसके बाद 2018 में क्वेश्चन बना कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है, क्योंकि H+ आयंस रिलीज करना और इस तरह का जो रीज़न है वो आप इसमें बहुत अच्छे से बताएंगे। वर्षा का जल में एसिडिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि H+ आयंस और OH आयंस को लिबरेट करती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ईजिली विद्युत का चालक बनता है। तो इस तरह से पूरा कारण को आप स्पष्ट करेंगे कि वो क्यों नहीं करता और वो क्यों करता है। दोनों चीज़ें जब आप देंगे तो आपका कंप्लीट रीज़न जो है वो हो जाएगा और आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस अगले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान में रखिएगा और ये क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो प्यारे बच्चों, इसका रीज़न आप बहुत अच्छे से स्पष्ट शब्दों में देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा दे दीजिए 1 नंबर में और उसी का एक एग्जाम्पल देते हुए उसका एक समीकरण दे दीजिए, आपके 2 नंबर पूरे। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, इसका पूरा स्पष्ट आंसर देते हुए आप 2 नंबर पूरे ले सकते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ तो डेफिनेशंस हैं, उनके समीकरण हैं और कुछ इसमें रीजनिंग क्वेश्चन, कारण स्पष्ट करो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। प्यारे बच्चों, क्या घटित होता है कि जब जिप्सम को 373 डिग्री पर गर्म किया जाता है, जिप्सम किस में कन्वर्ट हो जाता है। और एक और क्वेश्चन कई बार इसमें बन जाता है कि अगर 373 डिग्री केल्विन से ऊपर गर्म करते हैं हम तो इसमें क्या बनता है। तो आपने इसके लिए भी तैयार रहना है। आपने जो अभी फिलहाल जो पूछा है इसमें कि गर्म करते हैं तो क्या बनता है और उसका समीकरण दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप उसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या बनता है 1 नंबर में और फिर उसके बाद आप उसका समीकरण दे करके 1 और नंबर लेकर के पूरे 2 नंबर आप करेंगे। आप इतने क्लेवरली इनके आंसर्स देंगे और ट्रांसपेरेंटली आंसर देंगे कि आपका जो एग्जामिनर है आपका कहीं भी मार्क्स काट ना पाए। प्रॉपरली दोनों पार्ट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, सिंपली नाम बता देंगे आप। ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम होता है प्रचलित, और वैसे इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक नाम। इसको बनाने की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। आप अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ Cl2 को रिएक्ट करा के जो भी अभिक्रिया इसकी होती है 1 नंबर में वो दे करके इसके पूरे 2 नंबर गेन कर सकते हैं। इसके बाद अम्लीय वर्षा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और इसके जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करके आप इसकी भी दोनों चीज़ों का अलग अलग एक्सप्लेन करके इनकी इसकी भी 2 नंबर ले सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो पिछले सालों में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन तो रिपीट है, पहले 2019 में भी आया हुआ है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये इन एग्जाम्स में भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि दोबारा रिपीट नहीं हो सकते। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इन क्वेश्चंस को तो खास तौर से बच्चे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मैं अपनी हर वीडियो में कवर कर रही हूँ
और अगर आप ये 40 से 50 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो आप कोशिश करिए सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए और इनको कवर करिए। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इस साल और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल और भी आने के चांसेस हैं, तो उसको कवर करते हैं हम। जैसे आपका 1+1+1 मार्क्स में 3 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन, अब 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो यही चीज़ें को आप 3 क्वेश्चन बना करके भी पूछे जा सकते हैं, ये 2 और 1 नंबर 2+1 करके भी पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, उसकी निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। उसमें तीसरे नंबर में आपसे उपयोग पूछे जा सकते हैं। इसी तरह मतलब एक एक नंबर में आप इस तरह से आंसर देंगे कि एक एक नंबर पूरा मिल जाए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, उसकी निर्माण विधि का समीकरण दीजिए, उसका 2 उपयोग लिखिए। तो एक नंबर में आप किस तरह से इनके आंसर्स दे सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन 1+1+1 करके भी आ सकता है, 2+1 करके भी आ सकता है, और एक कंप्लीट 3 मार्क्स का रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस के आंसर कीजिए और साथ साथ इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे ही इस 2021 एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आप विरंजक चूर्ण का भी इसी तरह से आप यूजेस और उनकी निर्माण विधि पूछी जा सकती है। इस तरह से क्लोशार प्रक्रिया क्या होती है, इसकी रासायनिक समीकरण दीजिए। इसमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, मतलब जब वो प्रक्रिया करते हैं तो 2-3 चीज़ें जो सामने आती हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 नंबर में आप वो भी बता सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आधे नंबर में आपका रासायनिक नाम आ जाएगा, आधे नंबर में आपका रासायनिक सूत्र आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद इससे बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधे नंबर का रासायनिक नाम, उसके बाद आधे नंबर में रासायनिक सूत्र आ जाएगा और 1 नंबर में इसकी रासायनिक समीकरण आ जाएगा। और फिर ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें 2 उदाहरण लिखिए। उदाहरण प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 यूजेस के उदाहरण पूछना चाह रहे हैं एक्चुअल में वो कि ये कहाँ यूज में आता है। तो आप 1 नंबर में 2 उदाहरण, आधे नंबर में 2 उदाहरण आ जाएंगे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिप्सम क्या होता है। इसको 373 केल्विन पे जब हम ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो 1 नंबर में जिप्सम क्या होता है ये बता दीजिए, 1 नंबर में को गर्म करने पर क्या होता है वो बता दीजिए। और अगला क्वेश्चन है जिप्सम को 373 करने पर प्राप्त उत्पाद के 2 उपयोग लिखे। जो चीज मिलती है उसको मिलने से, इसको मिलने से क्या बनता है प्यारे बच्चों, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या मिलता है। इससे मिलता है जिप्सम होता है CaSO4 2H2O और इसको गर्म करने पर 373 केल्विन पर गर्म करने पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर करने पर आपका सामने आता है CaSO4 हाफ H2O, मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको बताना पड़ेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपने बता दिया, बट उसके क्या यूजेस होते हैं वो आप इस क्वेश्चन में बताएंगे। तो ध्यान से पढ़ेंगे कि उसके उत्पाद के 2 यूजेस बताने हैं, तो इस चीज को ध्यान में रख के क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन को पूछने के माध्यम में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, तो वो चीज आपने ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। 1 नंबर में आप उसको बता दीजिए, 1 नंबर में उसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए। कोई भी एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, इस तरह से उदाहरण देकर के उसको स्पष्ट कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में हमारे पाचन तंत्र में pH का क्या महत्व है। 1 नंबर में इसको छोटा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका 3 नंबर पूरे हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रबल अम्ल की डेफिनेशन बता दीजिए क्या होते हैं, उनके एक एग्जाम्पल बता दीजिए। इसी तरह से दुर्बल अम्ल बता दीजिए, उसका 2 एग्जाम्पल बता दीजिए। आपका 1 नंबर में प्रबल अम्ल आ जाएगा, 1 नंबर में दुर्बल अम्ल आ जाएगा। 2 नंबर पूरे हो गए। उसके बाद इसमें बताना है निम्न यौगिकों को प्रबल और दुर्बल अम्ल में वर्गीकृत करो। आपने 4 पार्ट है इसमें, कौन सा प्रबल अम्ल है कौन सा दुर्बल अम्ल है उसको वर्गीकृत कर दीजिए। मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4 मतलब 0.25 फॉर ईच पार्ट। मतलब 4 पार्ट 1 नंबर में आपने बताने हैं, तो 1/4 मार्क फॉर ईच पार्ट
इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको आंसर करना है। अगर आपके 2 पार्ट भी ठीक होते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेगा, अगर आपके चारों पार्ट ठीक होते हैं तो आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा, अगर आपके 3 पार्ट ठीक होते हैं तो आपको 3/4 मार्क्स मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 करके हर पार्ट के आंसर मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मार्क्स मिलेंगे। सूचक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 कृत्रिम सूचकों के उदाहरण दो। ये क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो सूचक किसे कहते हैं? 1 नंबर में ये आ जाएगा। उसका एग्जाम्पल आप दो कृत्रिम सूचक के, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल सूचकों के आप 2 उदाहरण दे दीजिए। आधे आधे नंबर में, 1 नंबर में वो क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब एक जो डेफिनेशन है वो 1 नंबर की, आधे नंबर का 1 एग्जाम्पल, आधे नंबर का 1 एग्जाम्पल। इस तरह से आपके 2 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। इसके बाद 1 नंबर में आप इस क्वेश्चन का रीजन दे देंगे कि HCl और चयनित आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज यौगिक के विलयन में अम्लीयता अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो 1 नंबर में छोटा सा इसका है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आप एक्सप्लेन करते हुए H+ आयंस का रीज़न जो आपने बताना है इसमें वो दे करके आप इसका रीज़न दे दीजिए और 1 नंबर आपके इसमें भी पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे मुख का पीएच मान दंत क्षय के लिए किस प्रकार उत्तरदायी होता है, वर्णन करें। तो 2 नंबर में पूछा हुआ है, इसलिए 3 से 4 लाइन में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। और उसके बाद दंत क्षय की रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है। अगर ये दंत क्षय हो रहा है पीएच मान की वजह से, के इम्बैलेंस की वजह से, अगर दांतों का नुकसान हो रहा है तो उसकी रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है, 1 नंबर में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। 2 तरीके बता दीजिए, आधे आधे नंबर में वो कवर हो जाएगा। इस तरह से आपको पूरे 3 मार्क्स मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में। इसके बाद एक और क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है। इसमें बड़े ध्यान से आपने आंसर देना है। 5 विलयनों A, B, C, D और E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन? प्यारे बच्चों, ये एक कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट है। डेफिनेशंस और रीजंस तो आप याद करके बहुत आसानी से लिख सकते हैं, पर इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। दिमागी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको वो पीएच रेंज का जो 1 से 14 का जो वर्गीकरण है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी 1 से 7 वाले जितने भी पीएच होते हैं वो होते हैं अम्लीय। 7 से कम वाले, 7 वाला होता है उदासीन, 7 से ऊपर वाले होते हैं क्षारीय। और जैसे जैसे 7 से हम दूर जाते जाएंगे 14 की तरफ, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपका क्षारीय प्रकृति जो है वो दुर्बल से प्रबल होती चली जाएगी। और इसी तरह 7 से जैसे जैसे हम कम होते जाएंगे, 1 की तरफ जाते जाएंगे, आपकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए उदासीन कौन सा होगा इसमें, ए पार्ट में, इसका आंसर भी मैं डिस्कस करना चाहूंगी। उदासीन होगा आपका 7 वाला, मतलब कि डी। सबसे पहले आप क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, ए के सामने 4, बी के सामने 1, सी के सामने 11, डी के सामने 7 और ई के सामने 9 लिख लेंगे। और फिर उसको ध्यान से स्टडी करेंगे क्योंकि नंबर वाइज है, क्रमशः वर्ड दे रखा है तो नंबर वाइज आप नोट डाउन करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो उदासीन होता है वो 7 वाला होता है, इसीलिए डी आंसर आपने इसमें देना है। आपने 7 नहीं आंसर देना, इसका आंसर देना है डी। उसके बाद प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षारीय मैंने आपको बताया 7 से जितनी बढ़ जाएगा पीएच वो उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। तो 11 वाला मतलब सी जो है वो आपका प्रबल क्षारीय होगा इसमें। उसके बाद बात करते हैं हम प्रबल अम्लीय। आपका जो पीएच का जो परिसर है या जो रेंज है वो जितनी कम होगी, पीएच की वैल्यू जो है, पीएच का मान जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा अम्लीय प्रकृति से। तो 1 और 4 ये 2 हैं जो कि आपके अम्ल हैं और 1 वाला का प्रबल अम्ल में आएगा। इसी तरह 4 वाला आपका दुर्बल अम्ल में आ जाएगा। तो बी वाला जो होगा प्रबल अम्लीय होगा और ए वाला जो है आपका दुर्बल अम्लीय होगा। इसके बाद दुर्बल क्षारीय जो है वो 9 होगा, डेट मीन्स ई होगा। तो बच्चों ये 3 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें लास्ट में आपसे ये पूछा गया पीएच के
के मानों का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इनको एक ABCDEF वाले टर्म में आपको इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आपको वो करना है। तो इसमें 5 पार्ट हैं, जो कि आधे आधे नंबर में 5 पार्ट आ जाएंगे। आपको हर पार्ट का जिस तरह से आप आंसर्स देंगे, हर पार्ट का आधा आधा नंबर मिलेगा, और आधा नंबर आपका इसमें किस तरह से बढ़ जाएगा, इसके क्रम में, जो आपको आरोही क्रम बताना है ना, बढ़ता हुआ आप बताएंगे, उस तरह से आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप, अगर आप ये टोटल 6 पार्ट हो गए, एक तरह से 5 पार्ट ये और आधा एक पार्ट आप इसको मान लीजिए, तो 3 नंबर में आपका इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। और आप जितने पार्ट ठीक करेंगे उतने आपको आंसर इसमें मिल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में खास तौर से आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को स्टडी करते हुए, आंसर करते हुए, पूरा टाइम लेते हुए इस तरह के क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है, मुझे आशा है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को की गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कर दी है, और लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मैंने आपके लिए 1 मार्क वाले भी और 3 मार्क वाले भी टोटल डिस्कस कर दिए हैं, और लगभग पूरा चैप्टर ही इसमें डिस्कस हो गया है। आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से तैयार करेंगे और इनके आंसर्स को ध्यान से तैयार करते हुए इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे, और लिख लिख के इनके आंसर्स तैयार करिए और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस।